आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेड लाइन बना दी है। उनका ये कहना है कि अगर कोई यूएस सोल्जर अगर मारा जाता है तो फिर से वॉर शुरू हो सकती है। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली उन्होंने कहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि इससे एक और बात आगे बढ़ जाती है, वो ये कि क्या इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग कर सकता है जिसका इल्जाम वो ईरान के ऊपर लगा दे और फिर ये वॉर शुरू हो जाए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार अगर हम इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल लगातार नेतन्याहू, बेन ग्यूबर, ये तमाम लोग चाहते हैं कि ईरान के साथ फिर से वॉर शुरू हो, फुल फ्लेजेड वॉर हो, क्योंकि वो उनके फेवर में है। अभी आने वाले वक्त में इजराइल में इलेक्शन भी है अक्टूबर के महीने में, और इलेक्शन में जाने के लिए लोगों के पास नेतन्याहू के पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। तो एक तरफ उसने लेबनान पर जंग छेड़ी हुई है और दूसरी तरफ वो ईरान में भी चाहता है कि फिर से जंग शुरू हो जाए। लेकिन अमेरिका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब इस मूड में नहीं नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल जिन हरकतों के लिए जाना जाता है कि क्या वो फॉल्स फ्लैग करा सकता है, क्योंकि कुवैत और बहरीन पर भी आपने देखा कि ये कहा गया कि ईरान ने रिटेलिएट किया है क्योंकि ईरान के ऊपर हमले हुए थे और अमेरिकन बेसिस पर उसने हमले किए। लेकिन एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया है वो साफ तौर पर ईरान की तरफ से ये कहा गया कि उसने वो हमला नहीं किया है। क्या वो फॉल्स फ्लैग था? इससे पहले यूएई में जो उनके न्यूक्लियर प्लांट पे जो हमला किया गया था वो भी ईरान ने डिनाई किया था कि उसने नहीं किया है। तो वो भी क्या इजराइल की तरफ से किया गया था? तो इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेबनान में भी जिस तरह से पीस टॉक, सीज फायर, इस सब की बातें हो रही हैं, उसमें भी लग रहा है इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ एक दिखावा करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हिजबुल्ला जाहिर सी बात है अपने हथियार नहीं डालेगा। हिजबुल्ला ने भी जब नॉर्थ इजराइल में नेतन्याहू थे तो वहां पर हिजबुल्ला ने हमला किया है। तो ये भी साफ जाहिर है कि हिजबुल्ला भी किसी तरीके से अपने गार्ड्स ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि यही एक चीज उसके पास मौजूद है। दो और खबरें। एक, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, पहले भारत ने हमसे बहुत पैसा कमाया, और क्योंकि हमारे पर जो भी वो सामान खरीदते थे वो किस तरह से हमसे चार्ज करते थे, लेकिन अब हम भारत से बहुत पैसा कमा रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी, और जल्द हमारी एक ट्रेड डील होगी। इस सब के बीच वेनेजुला की जो स्टेट हेड हैं वो फिलहाल इंडिया में मौजूद हैं। पहले अमेरिका ने इसको लेकर ऐलान किया कि वो यहाँ पर आएंगी और अब वो यहाँ पर हैं। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है कि क्या हमारी पॉलिसीज अमेरिका डिसाइड कर रहा है, क्योंकि वेनेजुला से जो तेल खरीदा जा रहा है वो बहुत महंगा है, और इसके अलावा ईरान से जाहिर सी बात है भारत तेल नहीं ले रहा है, और रशिया पे भी जो तेल ले रहा है उसको लेकर भी मार्को रूबियो ने कहा कि वो कभी भी उसको रोका जा सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में उन्होंने ये कहा है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान, बहुत दिनों के बाद अतुल अनेजा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं। तमाम ये कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है, चाहे हम बात करें लेबनान की, इराक की, ईरान की, इन सबको कवर करने का उनका 2 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उनसे बेहतर और कोई गेस्ट नहीं हो सकता था। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद बुशरा जी, रियल प्लेजर। अतुल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि फिलहाल इस जंग को कहाँ जाता हुआ आप देखते हैं? कभी लगता है कि थम गई है, कभी लगता है कि कभी भी ट्रिगर हो सकती है, लेकिन ये भी साफ तौर पर लग रहा है कि हॉर्मुज को लेकर कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और हॉर्मुज एक ट्रिगर पॉइंट है। अगर वो नहीं खुलता है, आवाजाही वहां पर सामान्य नहीं होती है, तो फिर कैसे हम ये माने कि ये जंग जो है थम गई है, रुक गई है? बुशरा जी, ये जो जंग है इसको हमें अमेरिका और ईरान के बीच की जंग को नहीं देखना। इस ट्रायंगुलेशन बहुत जरूरी है कि इसमें और तीसरा इजराइल। अब जो दो पिवट हैं अमेरिका और ईरान, मुझे लगता है वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है। वहाँ पर एक तरह से जो बातचीत भी हुई है उसमें एक एक फाइनलिटी की तरफ पहुँच गए थे ये दोनों देश। लेकिन और डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक इश्यूज हैं कि वो नहीं चाहते कि जंग और आगे जाए। उसका एक इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उनकी मिड टर्म पोल्स हैं, जिसकी वजह से मेगा क्राउड जो बेस है वो नहीं चाहता कि आगे ये जंग और आगे जाए। तो अमेरिका के पास अब सारे रीजंस हैं कि इसको अब ख़त्म किया जाए। प्रॉब्लम आती है तीसरी पिवट, जो है इसराइल की। और इसराइल की अपनी आइडियोलॉजिकल मंशा है। कहा जाता है कि ग्रेटर इसराइल बनाने की,
तो और आई थिंक जो इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक गोल रहा है शुरू से, वो ईरान की रेजीम चेंज रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी वो स्ट्रेटेजिक गोल इजराइल ने नहीं बदला है। अब प्रॉब्लम आ रही है अमेरिका और इजराइल के बीच में। अमेरिका का प्रेशर इजराइल पे नहीं काम कर रहा अभी तक। हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत तीखी एक तरह से कॉन्वर्सेशन हुई थी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। तो उसके बावजूद भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कहा कि आप सीज फायर लेबनान में करिए, जो एक बड़ा अड़ंगा आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, तो अभी तक वो बात मानी नहीं गई इजराइल से। तो सबसे बड़ा एक टेक अवे जो है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आखिरकार कौन चला रहा है? अमेरिका चला रहा है कि इजराइल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को चला रहा है? तो ये हमें जो अगर आगे हम अगर देखें, प्रोग्नोसिस करें कि ये जंग किधर जाएगी तो हमारा जो फोकस है इस वक्त, मुझे लगता है वो इजराइल की तरफ होना चाहिए। और अगर तो अमेरिकन प्रेशर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर काम कर गया, और लिवरेजेस हैं अमेरिका के पास, वो इजराइल के ऊपर इतनी इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है इजराइल अमेरिका के ऊपर। हथियार बिना अमेरिका के वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। तो अमेरिका के पास लिवरेजेस है, अगर वो लिवरेज यूज़ करता है तो इजराइल को मानना पड़ेगा। लेकिन हम जो हकीकत देख रहे हैं, ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि इजराइल नहीं मान रहा अमेरिका की बात, और अमेरिका ये जो रिटेलिएटरी स्टेप्स है इससे अभी भी हट रहा है, नहीं इजराइल के ऊपर वो दबाव डाला जा रहा है। तो यही है फैक्टर। अब इजरायली फैक्टर जो है वो मेन ऑब्स्टेकल है इस पीस के ऊपर। और जैसे कि मैंने कहा कि जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है इजराइल की, मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और बेन-गुवियर वगैरह ये जो लोग हैं, इन्होंने अभी तक नहीं बदला, और इसलिए कोशिश शायद अगर किसी का इंटरेस्ट बन रहा है कि जंग दोबारा से शुरू हो, वो इजराइल का बन रहा है। तो वहां पर हमारा जो है एक तरह से फोकस और केंद्र बिंदु वहां आता है, इजराइल के। तो अतुल जी, क्या आपको लग रहा है कि इजराइल कोई फॉल्स फ्लैग करा सकता है जिसके लिए वो माहिर है? पहले यूएई के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर प्लांट पे किया गया वो भी इजराइल की तरफ से किया गया था। अब जो कुवैत के एयरपोर्ट पर हुआ है उसकी तरफ भी यही इशारा किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि बहरीन और सऊदी अरब के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है कि आप जो कुछ करेंगे हम आपके साथ होंगे, यानी कि वो एक तरफ ये इशारा किया है सऊदी अरब ने कि अगर कोई मिलिट्री एक्शन लेने की पोजीशन में अगर बहरीन है तो भी वो उनका साथ देंगे। और ये दिखाया जा रहा है कि तमाम जीसीसी कंट्रीज जो है वो ईरान से बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्या ये इजराइल अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और आगे भी क्या कोई ऐसी हरकत को वो अंजाम दे सकता है जिससे ये लड़ाई जो है वो उसका दायरा बढ़ जाए और वो इधर जीसीसी कंट्रीज की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाए जो शुरू से मकसद है? आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक कर रही थी, तो लेकिन जो मैं समझ पाया कि क्या इजराइल इस जंग को दोबारा शुरू करा सकता है फुल फ्लैश वॉर की तरफ। और अगर उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि इजराइल ये फॉल्स फ्लैग वाला जो एक तरह से ये जो टैक्टिक है, ये हम देख चुके हैं, दुनिया को पता है इसके बारे में, अमेरिकन को भी पता है, ईरान को भी पता है। तो वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि ईरान और यूएस के बीच में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग आती है कि ऐसा जो अगर हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं वो इट्स ऑब्वियस कि अमेरिका और ईरान इससे वाकिफ हैं। तो क्या वो आपस में ऐसा एक समझौता कर सकते हैं कि भाई फॉल्स फ्लैग हो सकता है, लेकिन आपके इंटरेस्ट में भी नहीं है, हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है कि हम इस गेम में फंसें। तो एक तरह से अभी विजिलेंस होगी इसके ऊपर, फॉल्स फ्लैग के ऊपर कोशिश हो सकती है, क्योंकि इजराइल डेस्परेट होगा इस टाइम पे इसको रिवाइव करने के लिए। तो और आपने जो फैक्टर कहा है, इंटरनल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्टूबर की इलेक्शन की बात आपने की है। तो उसके पास अब डेस्परेशन में कोशिश होगी नेतन्याहू की तरफ से कि एक तरह से दोबारा से ये जंग शुरू की जाए। और
डोनाल्ड ट्रंप को लगता है पता है इस बात का, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये ऐलान कर दिया है कि भाई आपको जो करना है करो, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स को मत मारना। ये एक तरफ से ईरान को एक पैरामीटर्स दिए गए हैं कि भाई आप अगर काउंटर अटैक भी करते हो उसकी सीमा में रखिए, जस्ट मेक श्योर कि अमेरिकन सोल्जर्स ना मरें, नहीं तो फिर मेरे हाथ जो बन जाते हैं। तो वो सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दिया है। तो लिमिटेड स्ट्राइक्स पॉसिबल हैं, लेकिन बियॉन्ड इतना नहीं है कि अमेरिकन उसमें उनकी हत्या हो। अब बात ये आती है कि जो फॉल्स फ्लैग करेगा, अगर कर सकता है जो इजराइल, क्या वो जानबूझ के अमेरिकन सोल्जर्स को मारेगा? मुझे नहीं लगता कि वो रेड लाइन इजराइल क्रॉस करेगा। तो इसलिए अभी इजराइल की गेम भी, उसका एक पैटर्न जो है वो मैप अप हो गया है। मतलब अब से नहीं हो रहा है ये फॉल्स फ्लैग वगैरह का काम, ये सालों साल से हो रहा है। इसलिए पता है लोगों को कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग सामने है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक तरह से सिग्नल कर दिया है, वो प्रेपरेशन है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए अपने दायरे में रहना, डोंट यूज फुल फ्लेज फोर्स के। ये भी शो कर रहा है कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड कि वॉर आगे बढ़े, और ईरान भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब बड़ा एक दिलचस्प बात है, अगर इसको घुमा के देखें, कि आर ईरानियंस एंड अमेरिकन ट्राइंग टू मैनेज इजराइल, वो एक बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जो जो दुश्मन रहे हैं अमेरिका और ईरान, have they becoming terrorists? ये हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप अमेरिका डायरेक्टली नहीं प्रेशर कर सकता, उसकी अपनी इंटरनल मजबूरियां हो सकती है, तो एक तरह से ईरान की मदद भी मांगी जा रही है कि भाई आप प्रेसिपिटेट मत करो, ना आपके इंटरेस्ट में है ना मेरे इंटरेस्ट में है। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिकली एक घुमाव आ रहा है यहाँ पर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे दिनों में हम देखते हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग ईरान और अमेरिका के बीच में बनती है, तो उसका फायदा होगा उस अंडरस्टैंडिंग को और आगे करने के लिए, कि भी एक क्रिटिकल टाइम पे हमने एक साथ काम किया है, क्योंकि हमारे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, दोनों उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ये दोबारा से जंग छिड़े, और दोनों को पता है कि जो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो जॉइंटली क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हॉर्मूज को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग उस पर बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, बाकी हॉर्मूज वगैरह के ऊपर जो टॉल की बात है, वो मुझे नहीं लगता कि ईरान उसको मानेगा, या अगर वो टॉल हटाता है तो क्या उसका फिर लिंकेज आता है, एक तो जो अनफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स है, जो पैसा फ्रीज किया गया है, ईरानी पैसा जो अमेरिकन बैंक्स और बाकी यूरोपियन बैंक्स में है, वो अगर अनफ्रीज हो जाता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान को मिलते हैं, और एक कोई लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेशन का इनडायरेक्टली आ जाता है, तब टॉल हटाने की बात हो सकती है। उसमें ये पॉइंट्स ऑफ नेगोशिएशन हो सकते हैं। तो हॉर्मूज के ऊपर मुझे लगता है कि इतनी बड़ी एक्चुअली समस्या नहीं होगी प्रॉब्लम, और ना ही न्यूक्लियर के ऊपर इतनी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि न्यूक्लियर के ऊपर भी एक टाइम पे रशिया और ईरान, जब ईरान के विदेश मंत्री अरागची गए थे मॉस्को, तो मॉस्को ने ये ऑफर दी थी कि जो आपके पास 450 केजीज है एनरिच यूरेनियम, 60% एनरिच जो है, वो हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, और फिर उसको हम डाइल्यूट करके बुशेर का जो न्यूक्लियर प्लांट है अंडर IAEA सुपरविजन, हम उसमें बिजली पैदा करने में यूज़ कर सकते हैं। तो वो दैट इज़ ऑन द टेबल। अब कौन पार्टनर बनेगा, क्या रशिया बनेगा, क्या चाइना बन सकता है, वो ट्रांसफ़र का, वहाँ पर वो एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट है। अमेरिका को ईरान नहीं देगा, और ईरान खुद भी नहीं रख पाएगा, वो एक नेगोशिएटिंग पॉइंट हो सकता है। क्वेश्चन आता है, वहाँ पर बात आ रही है कि कहाँ जाएगा। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, खास करके न्यूक्लियर पॉइंट है, इस जो सबसे बड़ा जिसकी वजह से जंग शुरू हुई कि एक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना है, उसका समाधान सामने नज़र आ रहा है हमारे। तो एक बार ये टॉक्स ठीक से शुरू हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसको कैसे स्टैगर करना है, किस स्टेज पे क्या करना है, लेकिन एक फ्रेमवर्क बना हुआ है उषा जी। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है लेबनान, प्रॉब्लम आ रही है इजराइल का सीज फायर नहीं मानना। ये इनकी एक इससे जुड़ी बात ये थी कि कोशिश की गई थी, शायद अमेरिकन ने भी कोशिश की थी, देखिए ये जो एक कनेक्शन है
जिसको एक टाइम पे शिया क्रेसेंट कहते थे या रेजिस्टेंस फ्रंट कहते थे, कि वो किसी तरह से ईरान अपना सिर्फ देख ले और बाकियों को जो है अबंडन कर दे। यानी कि उसमें दो मेन पार्टनर्स बचे हुए हैं, एक हिजबुल्लाह और दूसरा हुतीस। लेकिन ईरान ने उसको नाकार दिया है कि भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस होगा, वो सिर्फ आप ईरान से डील करके इनको नहीं हम छोड़ सकते। इसलिए जो लेबनान फ्रंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर सीज फायर हो। और हिजबुल्लाह की तरफ से भी जा चुका है मैसेज कि वो तैयार है सीज फायर के लिए, बशर्ते कि इजराइल जो है वो बंद करे अपना आक्रमण। और जो ब्लू लाइन जिसको कहते हैं, जो यूएन सैंक्शन एक ज्योग्राफी है कि ब्लू लाइन के पीछे रहे अगर इजराइल, तो वहां पर भी एक समझौता होने का पूरा चांस है। तो लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव पीस होगा, ये एक फ्रंट जी। पे पीस नहीं हो सकता, और उसमें हिजबुल्लाह भी जुड़ा हुआ है और ईरान अबंडन नहीं करेगा हिजबुल्लाह। लेकिन क्या क्या आपको लग रहा है कि लेबनान पे कोई परिस्थितियां कुछ साफ हो सकती हैं? क्योंकि इजराइल की मंशा तो ये बिल्कुल नहीं लग रही है। लगातार आप ये देखें कि स्कूल्स पर, यूनिवर्सिटीज पर, अस्पताल पर, सब पर हमले किए जा रहे हैं। तो लग तो नहीं रहा कि किसी भी तरीके से इजराइल अपने पैर पीछे खींचेगा। और लेबनान पर अगर परिस्थिति सेम बनी रहती है तो फिर ईरान भी नहीं अपने पैर पीछे खींचेगा। तो क्या लेबनान एक ट्रिगर पॉइंट आपको लग रहा है कि बन गया है? बिल्कुल, अभी लेबनान इज द मेन इशू, और लेबनान को रोकने का अगर किसी के पास रियल चाबी है वो अमेरिका के पास है। वो अमेरिका के पास थ्योरेटिकली लिबरेज, और जो ट्रंप की बातचीत हुई है, एक बड़ी कठोर तरीके से ब्लंट बातचीत हुई है नेतन्याहू के बाद, उसके बाद अगर फेज्ड मैनर पे, और वो बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हुआ नहीं है, अगर इजराइल पे रियल प्रेशर आए जिसमें एक मिलिट्री एंगल आ जाए, तब इजराइल मजबूर होगा लेबनान पे बंद करने के लिए। उसके बिना मुझे नहीं लगता, उस प्रेशर के बिना इजराइल अपने जो मैक्सिमलिस्ट गोल्स हैं वो उससे पीछे हटेगा। तो ये जो लेबनान की प्रॉब्लम है, हाँ मैं आपसे बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पूरे सीज फायर में। लेकिन सोल्यूशन है अमेरिका के हाथ में। अगर अमेरिका करता है तो फिर हमारा जो है दोबारा से हम पीस प्रोसेस की तरफ जाते हैं, और उसके फिर रैपिडली उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन द बैकग्राउंड बातचीत हो चुकी है क्या करना है। अभी क्या सीक्वेंसिंग भी होगी वो भी एक तरह से उसके ऊपर भी बात हो चुकी है। लेकिन की नॉट जस्ट लेबनान बट अमेरिकाज इंटेंशन टू प्रेशराइज इजराइल, वो अगर प्रेशराइज मतलब रियल प्रेशर बियॉन्ड वर्बल प्रेशर, जो लीवरेजेस हैं, आफ्टर ऑल देखा जाए तो इजराइल एक छोटा सा देश है और बहुत डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर और बाकी दुनिया के ऊपर, खासकर अमेरिका के। तो बहुत से लीवर्स हैं अमेरिका के पास, और वो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम लीवर के पास जाए। एक सिग्नल दे दे कि भाई अगर आप करते रहोगे तो फिर ये पॉसिबिलिटीज हैं, हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 वो स्पेल आउट करके दिया जा सकता है इजराइल को बिना कुछ किए, या कुछ बिल्कुल मामूली से एक टोकन तरीके से रियल प्रेशर कि भाई हम करेंगे ये, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जिसको कहते हैं, तो वो वहां पे जाएगा। इसलिए हमने जो ट्रैक देखना है अभी वो अमेरिका इजराइल ट्रैक को देखना है। और ट्रंप लेकिन इन दोनों कंडीशन में अतुल जी बात यह है कि इजराइल भी चाहेगा कि उसको एक जीत मिले ताकि वो अपने लोगों के पास जा सके, और दोनों तरह, यही नहीं कि सिर्फ इलेक्शन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन तो है ही नेतन्याहू के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको ये पता है कि वो पूरा कंट्री ही बना किस बेसिस पे वो बना है, उसका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है। वो कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, कोई भी नया लीडर आएगा, उसकी इंटेंशंस और जो करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम होने जा रहा है। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में बिल्कुल जनता, और अमेरिका की जब हम बात करें तो अमेरिका में जनता बिल्कुल खिलाफ है इस वॉर के, और वहां पर भी मिड टर्म पोल्स है नवंबर में। तो एक इस तरह से ये जो फंसा हुआ है पूरा मामला, इसमें ज़ायनिस्ट लॉबी क्या अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर बना सकती है कि वो इजराइल के इंटरेस्ट में ही काम करते हुए नजर आए ट्रंप? देखिए, यहाँ पर लॉबी का इतना प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ये दिस इज समथिंग पर्सनल, कि
हो सकता है कि जो प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है ट्रंप के ऊपर, बिकॉज ट्रंप की अगर कॉन्स्टिट्यूंसी देखें वो मेगा क्राउड है, अगर मिड टर्म पोल जीतना है तो मेगा उसका कोर रहेगा, मेगा को नाराज नहीं कर सकते, और मेगा नाराज है। आप ट्रंप की रेटिंग्स देखें तो एक तरह से ये जंग को आगे एक्सटेंड करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इससे सुसाइडल प्रोपोजिशन पॉलिटिकली, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं नहीं करें लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़ायनिस्ट लॉबी इज नॉट इनफ, क्योंकि अगर आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखें, इज देयर एनीथिंग एल्स जो हम शुरू से हम देखते आए हैं, और मेरा इशारा इस वक्त ये है कि, और ये प्योर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्योर स्पेकुलेशन, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्यों नहीं, नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के पर्सनल इंटरेस्ट को क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इजराइल के पास क्या है, एंड देन वी हैव टू रिविजिट द एप्स्टीन फाइल्स, जिसके पास हमारे पास कोई उसके आगे इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जब वो रिवील होगी तो शायद ये जो मिस्ट्री है शेष शायद सॉल्व होगी। तो मुझे अदरवाइज इट बीट्स मी कि व्हाई इज अमेरिका नॉट एक्टिंग इन हिज ओन इंटरेस्ट, और व्हाई इज डोनाल्ड ट्रंप नॉट एक्टिंग इन हिज ओन इंटरेस्ट। तो हाउ कम इजराइल एक छोटा सा देश जो है इतनी लीवरेज है? क्या लीवरेज अगर हम देखें इन प्योर नेशनल टर्म्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी है, तो हिडन लीवरेज क्या है? जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल हित को छोड़ के इजराइल के हित को क्यों आगे बढ़ा रहे। जी, मेरे लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो डील के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हम वी आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, और हम भारत से बहुत पैसा जो है वो कमा रहे हैं, जल्द डील भी होगी, ये भी वो कह रहे हैं। भारत हमारा दोस्त है, ये भी वो कह रहे हैं। ये अजीब तरह का दोस्त है कि पीछे से छुरा घोंपता है और फिर कहता है कि आप स्माइल करते रहिए। तो ये अजीब तरह की बात है। और अभी हमने देखा कि मार्को रूबियो यहाँ पर थे, 4-5 दिन के लिए थे यहाँ पर। फिर हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है वो यहाँ पर आई थी, ताजमहल से लेकर सब कुछ वो घूम रही थी। और अब हम ये देख रहे हैं कि वेनेजुएला के जो स्टेट हेड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी कई दिन के लिए हैं। तो क्या चल रहा है, अगर आप इस पर रोशनी डाल सके, और क्या हम ईरान से बिल्कुल तेल लेना हम बंद कर रहे हैं, और रशिया से भी तब तक हम ले पाएंगे जब तक अमेरिका इजाजत देगा? क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में खुद मार्को रूबियो ने ये कहा है। देखिए बुशा जी, मार्को रूबियो ने कांग्रेस में जो मर्जी कहा हो, लेकिन जयशंकर ने मार्को रूबियो के सामने कहा था कि हम रशिया से तेल लेंगे, तो इसलिए वो स्टेटमेंट्स पे नहीं हम देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। इस वक्त जो रशियन ऑयल है 44% जो आ गया है वो रशिया से ऑयल बिल्कुल लिया जा रहा है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने ईरान वाली की है, और ये बहुत लोग मिस कर गए इस पॉइंट को, कि एक पाइपलाइन रिवाइव की जा रही है, अंडर सी पाइपलाइन ओमान से अंडर सी टू गुजरात। लेकिन ओमान फीड स्टॉक कहाँ से लेगा? ईरान से और बाकी गल्फ कंट्री से। एक डीप स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इंडिया और ईरान की चल रही है, जो बहुत लॉन्ग टर्म हो सकती है। और अगर आप देखेंगे कि ये सुर्खियों में नहीं आ रही ये बात, लेकिन ये एक डीप स्ट्रेटेजी है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं अबंडन कर सकता, और ईरान उसका एक पार्ट है। और ईरान की जो आउट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वो पहले होती थी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, फिर उसको बाईपास रूट किया गया कि पाकिस्तान से हम नहीं ले सकते, अंडर सी हम करेंगे। ठीक है, अंडर सी की रिवाइवल है। अब आप ऑफ ऑल प्लेसेस ये खबर जो है कि अंडर सी पाइपलाइन ओमान से, मैंने देखी है दूरदर्शन के प्रोग्राम पे, उससे ऑथेंटिक हो नहीं सकता कि ये बात चल रही है। तो लगता है प्लान बी भी ईरान के साथ चल रहा है। इसलिए आई विल नॉट पुट इट कि भैया अब अमेरिकन कैम्प में घुस, वो नहीं। अमेरिका के साथ ट्रैक शायद बढ़ भी रहा है, लेकिन अबंडन किया जा रहा है वो नहीं। तीसरी बात है एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, वो बहुत बड़ी तरीके से हो रहा है। एक तरह से रशिया की मैंने बात की, उसके बाद अफ्रीका से ऑयल शुरू हो गया है, नाइजीरिया, अंगोला, ये 2 देश तो खासकर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन में। 15% के करीब अफ्रीका से आ रहा है। अब बात करते हैं वेनेजुएला की। मुझे लगता है कि अगर भारत का दृष्टिकोण देखा जाए तो वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल। अब जो बात, लेकिन उसमें एक बारीकी की बात आपने भी की है, मैंने अभी तक आंकड़े नहीं देखे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। जो वेनेजुएला ऑयल है वो बहुत एक हैवी क्रूड है, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह वो जामनगर की रिफाइनरी जो रिलायंस की है वो कर लेगी, और भी शायद रिफाइनरीज कर लेंगे। तो इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ रिफाइनिंग,
जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितनी है। तो वो जब तक आंकड़े क्लियर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज वेनेजुएला से भी आएगा। अमेरिका से 15% आ रहा है। तो अगर आप ओवरऑल बास्केट इंडिया की देखें, एक तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये एक तरह से जंपिंग टू द कंक्लूजन है कि हम अमेरिकन की गोद में बैठ गए क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है और मार्को रूबियो ने ये कहा है। आप फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड अगर देखते हैं और आंकड़े देखते हैं, इट शोज यू अ डिफरेंट पैटर्न। ओके, फेयर इनफ। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी परतें हैं जिनको देखना बाकी हुआ, क्योंकि परिस्थितियां बहुत कुछ बताती हुई नजर आ रही है। वेनेजुएला से जाहिर सी बात है तेल महंगा है, उसको जो पूरा लाने तक का जो रूट है वो जब आएगा वो हमें महंगा पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे आपने खुद मेंशन किया कि हैवी है और उसको रिफाइन करने में बहुत टाइम लगता है, और ईरान के साथ ये हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेनेजुएला के स्टेट हेड का यहाँ पर आना जाहिर सी बात है वो भी कई तरह के सवाल तो पैदा कर रहा है कि क्या हमारी पॉलिसीज जो हैं वो शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर करना होगा। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। जरूर, धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू।